साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। हम लोग पीसीएस 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये आज हमारा दूसरा टेस्ट है मंत्रा का। आज हम जनरल साइंस के प्रश्नों को शामिल करेंगे। पिछला टेस्ट हमारा पॉलिटी से था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा हमारे जीएस वर्ड के टेस्ट हो चुके हैं, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ आपको अब करंट अफेयर्स के भी वीडियो बीच बीच देखने को मिलेंगे। जनवरी से शुरुआत कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसमें सजीवों व निर्जीवों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण एक ही में पाए जाते हैं, वो होते हैं विषाणु, वायरस जो होते हैं उनमें जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए दोनों उपस्थित होता है, उनमें गुणन होता है, ठीक है। निर्जीव कौन होते हैं, तो निर्जीव वो होते हैं जिनमें जीव द्रव्य व कोशिकांग का अभाव होता है, जैविक क्रियाएं श्वसन उत्सर्जन का अभाव होता है, गुणन केवल पोषी कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। पहला है पादप विषाणु। पादप विषाणु मोजेक विषाणु होता है, जंतु विषाणु मम्प्स वायरस और बैक्टीरियोफेज T2 फेज होता है, ठीक है। तीनों सुमेलित है हमारे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पादप विषाणु इनका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टीएमवी मोजेक विषाणु। जंतु विषाणु इनका न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या कभी आरएनए होता है, जैसे मम्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा। और बैक्टीरियोफेज जो होता है इनमें जीवाणु भोजी भी कहा जाता है, इन्हें जो है जीवाणु भोजी भी कहा जाता है। गंगा जल में इनकी उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की। इनमें जो है डीएनए पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही है तीनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे सामान्यतः शैवाल होते हैं। तो सामान्यतः शैवाल होते हैं थेलोफाइटा के। थेलोफाइटा वर्ग के पौधे सामान्यतः शैवाल होते हैं। इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित होती हैं, अर्थात इनकी संरचना मूल तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होती है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं, जैसे यूलोथारिक्स, कारा, स्पाइरो गायरिया, ठीक है, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। किसको, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इस पादप वर्ग के पौधे तने और पत्तों जैसी संरचनाओं में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल मनुष्यों में तथा अन्य जीवों की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये होता है हमारा आसिलेटोरिया और साइमन सिएला दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। आसिलेटोरिया और साइमन सिएला शैवाल मनुष्य व अन्य जीवों की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। एक तरफ शैवाल दिया गया है, एक तरफ उपयोग दिया गया है। कौन सा शैवाल किस लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की खोज में किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। नास्टाक का उपयोग चीन के लोग भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये भोजन के रूप में प्रयोग होता है। कोंड्रस नामक शैवाल से आयरिस अगर प्राप्त किया जाता है, इसका प्रयोग चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो तीसरा सी हमारा सही है। कारा जो है, कारा होता है मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं, ना कि कृत्रिम ऊन में। किसमें होते हैं, मलेरिया उन्मूलन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भूमि की उर्वरता को घटाता है, ना कि बढ़ाता है। तो ये एक ही जीवाणु होता है जो भूमि की उर्वरता को घटाता है, वो है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस जीवाणु भूमि की उर्वरता को कम करता है, ठीक है। जो नाइट्रोसोकोकस कोकस है जीवाणु, ये अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन में बदल देते हैं,
एजोटोबैक्टर जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाला जीवाणु है। और एस्केरेशिया कोलाई है वो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में रहकर पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, तो मैंने सबको बता दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाइगेन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड का प्रयोग करके बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो यह एक मिश्र जीव होते हैं, बिल्कुल लाइकेन जो होते हैं वो मिश्र जीव होते हैं, और ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचकांक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव होते हैं, ये शैवाल और कवक के साहचर्य से बनते हैं। लाइकेन के कवक घटक को माइकोबायंट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायंट कहते हैं। यह वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में यह विलुप्त होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमेशा हमारा बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे में श्वसन मूल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? श्वसन मूल। तो श्वसन मूल पाया जाता है राइजोफेरा में। ठीक है, राइजोफेरा में श्वसन मूल पाई जाती है, या समुद्र के लवणीय मृदा में तथा दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। आर्किडस में अपस्थानिक प्रकार की जड़ पाई जाती है। ओरोबैंकी जो होते हैं वो परजीवी मूल होते हैं, या दूसरे पौधे पर उगते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ब्रायोफिलम जो होते हैं वो ब्रायोफिलम में पर्णमूल पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा सुमेलित है? पहला है कंद। कंद में जो है हमारा पहला है प्रकंद। प्रकंद में हमारा आ जाएगा हल्दी और अदरक, सही है। प्रकंद में क्या आएगा? हल्दी अदरक। फिर कंद, कंद में आएगा हमारा आलू, ना कि जिमीकंद। जिमीकंद किस में आता है? वो घन कंद में आता है। जिमीकंद में आता है, जिमीकंद जो आता है वो घन कंद में आता है। कंद में कौन आता है? कंद में आता है आलू। ठीक, और फिर सलकंद, सल्ककंद, सल्ककंद में हमारा आता है प्याज और लहसुन। तीसरा सही है, पहला सही है। ठीक, और घन कंद में कौन सा आता है? जिमीकंद और अरबी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। पहला है मार्फिन फल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, मार्फिन फल से प्राप्त होता है। दूसरा है भिंडी एक प्रकार का फल है, बिल्कुल सही है, फल है, सब्जी नहीं है। उसके अलावा मटर पौधा एक पुष्प है, पुष्प नहीं होता है, बल्कि जो है मटर का पौधा एक शाक होता है। क्या होता है? शाक होता है। शाक सब्जी जिसे कहते हैं, मतलब वो शाक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। फिर है तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर प्रकाश है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर प्रकाश है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश आश्रित क्रिया ग्रेना में संपन्न होती है, ये भी सही है। मैग्नीज और क्लोरीन जल के प्रकाशीय अपघटन में आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड का प्रयोग करके सही बताना है। पहला है कि कीटहारी पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल सही है। जहां नाइट्रोजन की कमी होती है वहां कीटहारी पौधे पाए जाते हैं, या कीड़भक्षी पौधे पाए जाते हैं, जैसे ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरा है, डायोनिया है, ये सारे कीड़भक्षी पौधे होते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर, ये पौधे अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते, तो दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है कीड़भक्षी पौधों की पत्तियां हरी होती हैं तथा ये अपना भोजन अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, मतलब केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, उपयुक्तों में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, रेबीज जो दिया हुआ है वो वायरस जनित रोग है, बिल्कुल सही है। रेबीज हमारा वायरस जनित रोग है। ये जो है पागल कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को
प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? जीवाणु जनित रोग, ना कि प्रोटोजोआ। जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित, ठीक, जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। और इस रोग में गले में एक प्रकार की झिल्ली बन जाती है जो श्वास नली को प्रभावित करती है। और पायरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है, ना कि कवक से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग में मसूड़ों से जो है पस निकलने लगता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है, ठीक, अगर किसी को पायरिया हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, केवल पहला सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण रोग होता है हमारा काला आजार। काला जार जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसका परजीवी वाहक जो होता है वो बालू मक्खी होता है। फाइलेरिया यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में। फाइलेरिया कृमिजन्य रोग है, यह क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स जो होता है वो सामान्यतः शाकाहारी पशुओं से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। और प्लेग जो होता है, प्लेग जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है। इसका संक्रमण चूहों और गिलहरियों से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो सिफिलिस से होता है, जीवाणु जनित रोग है, ना कि विषाणु जनित, ठीक है। सिफिलिस हमारा क्या है? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित। उसके बाद दिया हुआ है चेचक। चेचक विषाणु जनित होता है, ना कि जीवाणु जनित, ठीक है, विषाणु जनित होता है। सोने की बीमारी वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, सी सही है हमारा। और एस्कोरिएसिस जो होता है वो हमारा कृमिजन्य रोग है, ना कि कवकजन्य। कौन सा रोग है? कृमिजन्य रोग है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ठीक है। सही सुमेलित कौन सा है? पहला है सार्कोमास। सार्कोमास जो होता है वो अस्थि कैंसर होता है, मतलब हड्डियों का कैंसर होता है। पहला सही है, ठीक है। इसमें जो है संयोजी ऊतकों उपास्थि एवं पेशियों में होता है, जैसे अस्थि कैंसर। कार्सिनोमास होता है लंग कैंसर, बिल्कुल सही है, कार्सिनोमास लंग कैंसर होता है। यह त्वचा तथा आंतरिक अंगों की एपिथीलियम से संबंध होता है। स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। ल्यूकोमियस होता है रक्त कैंसर, ये भी सही है। इसमें जो है ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। तो तीनों सही है, ऑप्शन हमारा सी हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित रोग नहीं है? तो प्रदूषण जनित रोग नहीं है इसमें से स्कीजोफ्रेनिया एक मनोरोग है। कौन सा रोग है? मनोरोग है, ठीक है, यह मनोरोग है। इस रोग में रोगी के अंदर व्यक्तित्व विघटन के मिलते हैं। इस रोग में बुद्धि की शक्तियां युवावस्था में ही दुर्बल हो जाती हैं। यह एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, ठीक है। अब जो दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं इटाई रोग या कैडमियम के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम दिया है, ये जो है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। और ब्लैक फुट दिया है, यह जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने के कारण होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो होता है मनोरोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जिसे नोबल का तेल भी कहते हैं। टीएनजी एक विस्फोटक होता है, ये तो जानते ही होंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक होते क्या है? जो प्लास्टिक गर्म होकर पिघल जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव हो पाता है, जैसे पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीएथिलीन आदि, ठीक है। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होते हैं?
ऐसे प्लास्टिक जो एक बार कठोर होने के बाद पुनः इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। ऐसे प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव नहीं हो पाता है, जैसे बेकेलाइट, वाइटल, ग्लीपाटल आदि। ठीक है, तो जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिया गया है इसमें टेक्लान, पॉलीएथिलीन और नायलॉन है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है मार्स गैस है, तो मार्स गैस होती है मेथेन। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, और एथेन का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कार्य में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है धातुओं को काटने व जोड़ने में। ठीक है, ये कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिंथेसिस गैस के उत्पादन में मीथेन का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन ए दिया है इसमें मीथेन का प्रयोग किया जाता है। सिंथेसिस गैस के उत्पादन में किसका प्रयोग? मीथेन का। उसके अलावा जो है मुख्यतः ईंधन के रूप में एथेन का प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में एथेन का प्रयोग किया जाता है, ना कि मीथेन का। ठीक, और फिर मेथिल एल्कोहल दिया है, तो मेथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरीन का। किसका? पायरीन का। पायरीन क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी है। अगला प्रश्न है रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है थाइकाल को। किसको? थाइकाल को। थाइकाल एक कृत्रिम रबर होती है, इसका उपयोग रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। आइडोफार्म जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। एथिल मरकैप्टन जो है एलपीजी में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है, और ल्यूसाइड का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नहीं किया जाता है, बल्कि ल्यूसाइड का प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की बात है तो इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना एक ही होता है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। सफ़ेद सोना कहते हैं कपास को, काला हीरा कहते हैं कोयला को, और झूठा सोना कहते हैं आयरन पायराइट को। ठीक है, तो सबके बारे में बता दिया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2। ठीक है, तो इसमें जो है इथेफॉन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। इथेफॉन का प्रयोग फलों को पकाने में। आइडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशी के रूप में। टेनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है चाय में, और फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है यूरिया संश्लेषण में। ये कई बार पढ़े होंगे, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। बेंजीन का प्रयोग किया जाता है कपड़ों की धुलाई में, सही है। सैकरीन मधुमेह रोगी को दिया जाता है। ठीक है, ये एक मधुरक होती है। एस्पिरिन जरनाशी दवा है। पायरीन निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के काम आता है। ठीक है, ईथर क्लोरोफॉर्म आदि का प्रयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग कपूर बनाने में किया जाता है? तो कपूर बनाने में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन। एसिटिलीन एक रंगहीन, गंधहीन व जल में अल्प विलेय गैस है। इसका प्रयोग धातुओं को काटने में, कपूर बनाने में एवं निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कोल गैस। कोल गैस को हाइड्रोजन भी कहते हैं। हरित डीजल जेट्रोफा से मिलता है, सीएनजी मीथेन से, और एलपीजी इथेन से नहीं होती, बल्कि जो है एलपीजी जो है हमारा मुख्य रूप से ब्यूटेन में पाया जाता है। किसमें? ब्यूटेन में।
CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीथेन में पाई जाती है, ठीक है, 80 से 90%। और LPG जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गैसों हॉल में अल्कोहल व पेट्रोलियम का अनुपात रहता है, तो इसका अनुपात रहता है 1:3, ठीक है। गैसों हॉल पेट्रोलियम व अल्कोहल का मिश्रण है, जिसमें अल्कोहल व पेट्रोलियम का अनुपात 1:3 रहता है। गन्ने के रस से किण्वन के द्वारा तैयार सामान्य अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर गैसों हॉल तैयार किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन करना है। किसके बारे में? मीथेन गैस, ठीक। तो पहला कहता है यह प्राकृतिक गैस है, बिल्कुल सही है। यह तेल कुओं से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है, यह भी सही है। यह अल्कोहल में पूर्ण विलय है, यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है, दलदली स्थान में पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। मीथेन व वायु के मिश्रण को जलाने पर विस्फोट होता है। यह गैस जल में अल्प विलेय है, किंतु ईथर व अल्कोहल में पूर्ण विलेय है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विस्फोटक पदार्थ नहीं है? कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? पहला है आमाटोल्स, फिर आरडीएक्स, फिर नाइट्रोबेंजीन, फिर ट्राइनाइट्रोफिनाल। तो देखिए इसमें नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो विस्फोटक नहीं होता। नाइट्रोबेंजीन विस्फोटक नहीं है, इसका उपयोग जूतों की पालिश, साबुन बनाने में सुगंध के रूप में किया जाता है। बाकी आमाटोल्स, आरडीएक्स और ट्राइनाइट्रोफिनाल जो होता है वो विस्फोटक होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमारा कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% होती है, सही है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 40 नहीं 46% होती है, पहला हमारा गलत है, ठीक। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है, 46%, ना कि 40%। अगला है नाइट्रोजन के जमीन पर मिलाने पर जल अपघटन होता है और अमोनिया निकलती है, ठीक है। तो ये सही है, हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, तो केवल दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर अमोनिया जो है विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है, जो पौधों द्वारा प्रयुक्त कर ली जाती है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन देखना है। पहला है एलिथ्रिन और पायरीथ्रिन का प्रयोग मच्छर भगाने के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मेथिल ब्रोमाइड से ओजोन परत का ह्रास होता है, ये भी सही है। क्रोसिन ज्वरनाशी दवाई है, ये भी सही है। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग चमगादड़ों के नियंत्रण में किया जाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, चमगादड़ के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं रोडेंटिसाइड। क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड जो है प्रयोग किया जाता है चमगादड़ों के नियंत्रण में। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग मैंने बता दिया कीटनाशक के रूप में, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन उर्वरक से संबंधित है? ठीक है, तो पहला है, अच्छा पूछा है किस उर्वरक से है, ये जो दिए गए हैं यह जल में घुलनशील है, इसमें लगभग 22% अम्लीयता पाई जाती है, इसके अधिक प्रयोग से भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ऐसा कौन सा उर्वरक होता है? तो ऐसा एक ही उर्वरक होता है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें लगभग 22% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके अधिक प्रयोग से भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प कौन सा है? पहला है कार्बनिक यौगिक प्रायः जलनशील होते हैं, ठीक, सही है। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जलनशील होते हैं। फिर दूसरा है कार्बनिक यौगिक प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, और कार्बनिक यौगिक जो है प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म बेमेल है? ठीक है, कौन सा युग्म बेमेल है? पहला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकर बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टेरेलिन वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। पीवीसी केबल बनाने में प्रयोग किया जाता है। और पॉलीस्टरीन ट्यूब बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी हमारा गलत है। पॉलीस्टरीन का प्रयोग जो है रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, तिलचट्टा। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें बहने वाला पदार्थ रुधिर लसिका कहलाता है। तिलचट्टा के रुधिर में ही हीमोसाइट कोशिकाएं पाए जाते हैं। तिलचट्टा का हृदय चक्र नालिकाकार 13 कोष्ठों वाला तथा माला के दोनों समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका केंद्रक में नहीं होता? ठीक है, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, मानव शरीर में एरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, परंतु ऊंट तथा लामा इसके अपवाद हैं। इनके आरबीसी में केंद्रक मौजूद होता है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी का जीवन काल 110 से 120 दिन होता है। पुरुष में आरबीसी 50 से 55 लाख मिलीमीटर क्यूब होता है, जबकि महिलाओं में आरबीसी की संख्या 45 से 47 लाख मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा विचारों का संग्रह करता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है विचारों का संग्रह करता है। मस्तिष्क जो होता है मानव के, वो 3 भाग होते हैं उसके, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, या प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। यह विचारों का संग्रह करता है। यह समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचार संग्रह का केंद्र होता है। अतः यही पढ़ने, लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण करता है और यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण कार्य का भी करता है। इसमें श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श आदि की सूचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, पहला हमारा कहता है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए अनुमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन 0.1 सेकंड तक बना रहता है, यह भी सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं। स्वैच्छिक कार्यों के लिए अनुमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। अनुमस्तिष्क मुख्य रूप से शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो इस प्रकार हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं रंग संवेदना प्रदान करती हैं? तो वो एक ही होती हैं, शंकु कोशिकाएं। ठीक है, रेटिना 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। एक शलाका कोशिका जो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करती है और दूसरी होती है शंकु कोशिका जो रंग के प्रति अनुक्रिया करती है। हमारे नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जो वास्तविक एवं उल्टा होता है। यदि फोकस रेटिना से पहले या बाद में होता है तो व्यक्ति जो है, अगर पहले होता है तो निकट दृष्टि दोष और बाद में होता है तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है गंध से। किससे? गंध से। ओल्फैक्टरी शब्द का संबंध गंध से है, अर्थात यह घ्राण संवेदना से संबंधित है। मानव कान के ईयर ड्रम भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव नेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। मानव नेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, मानव नेत्र दान के समय नेत्र का कार्निया भाग दान किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मानव नेत्र का आइरिस भाग नेत्र को रंग प्रदान करने का कार्य करता है, यह भी सही है, अभी पीछे ही मैंने बताया। अगला है, मानव नेत्र में अवतल लेंस लगा होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि मानव नेत्र में अवतल लेंस नहीं अपितु उत्तल लेंस लगा होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उल्टी, छींक, उबासी तथा श्वसन दर की क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो वो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, कौन सा? मेडुला ऑब्लांगाटा। उल्टी, छींक, उबासी तथा श्वसन दर की क्रियाओं को मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रित करता है। यह सभी प्रकार की अन्य क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, जो मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, यह सभी प्रकार की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, शरीर का ताप नियंत्रण, पसीने का स्राव, दुख, दर्द इत्यादि एवं प्रमस्तिष्क बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन एवं विचारों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस रोग के उपचार में अपोहन की क्रिया अपनाई जाती है? तो वो होता है गुर्दे की खराबी। वृक्क अर्थात किडनी के सही तरीके से कार्य न करने के कारण अपोहन अर्थात डायलिसिस किया जाता है। किडनी खराब होने के कारण रक्त में यूरिया का जमाव होने लगता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक होता है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस यानी अपोहन द्वारा होता है। हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हीपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहन कराई इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। यही कृत्रिम वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शरीर में पुनः भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क द्वारा प्रति मिनट कितने मिलीमीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है? तो वो होता है 125 ml। ठीक है, मानव वृक्क द्वारा प्रति मिनट 125 मिलीमीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। मानव वृक्क का GFR यानी ग्लोमर रोलर फिल्ट्रेशन रेट यानी 125 ml प्रति मिनट है। मानव शरीर में किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त का निस्यंदन करती है, जिसमें से औसतन 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मानव वृक्क की इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। तो डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है बताइए? तो वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसके बारे में जानते ही होंगे। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों का बनना अर्थात नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्री जनन पथ में युग्मकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की घटना फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण। ठीक है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उपयोग होता है। यह गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। किसमें होता है? तो वो होता है गर्भनाल से। किसमें? गर्भनाल से। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, का विकास होता है, जिसका मुख्य कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना है। यह पोषण माँ के रक्त से प्राप्त होता है। गर्भनाल बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरॉन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशीय भार, बालों की वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित है। यह युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरॉन का स्तर 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है, 40 वर्ष तक की आयु में शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आरएस फैक्टर की खोज। आरएस फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर तथा उनके सहयोगी वीनर ने किया था। तो पहला ही हमारा सुमेलित नहीं है। विलियम हार्वे ने नहीं किया था बल्कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। इनके सहयोगी थे जिनका नाम वीनर था, दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। दूसरा है रक्त परिसंचरण की खोज, विलियम हार्वे सही है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, यह भी सही है। और भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल, यह भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो वो होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को हीमोस्टैटिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्लेटलेट्स नामक रक्त कोशिका रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है, यह भी रक्त का थक्का बनने की क्रिया में सहायक है। यदि प्रश्न में तत्व पूछा जाता है तब उत्तर कैल्शियम होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? पहला है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी कान का अध्ययन, बिल्कुल सही है। एंजियोलॉजी रुधिर का अध्ययन नहीं होता बल्कि एंजियोलॉजी होता है रक्त परिसंचरण का अध्ययन। रक्त परिसंचरण का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। रुधिर के अध्ययन को जो है हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, आपने पढ़ा होगा, हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी जो है केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं और आर्कोलॉजी कहते हैं कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को। तो ऑप्शन हमारा बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? तो फेफड़ों से जो ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है वो आता है हमारा बायां आलिंद में। किसमें? बायां आलिंद में। देखिए, हृदय के जो 4 कक्ष होते हैं जिसमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहते हैं। बायां आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय में शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, पहला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल्गोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को, ना कि घासों का अध्ययन को। क्या कहते हैं ऑल्गोलॉजी? शैवालों के अध्ययन को। शैवाल का अध्ययन जो है, शैवालों का अध्ययन ऑल्गोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को, ना कि जीवाणुओं के अध्ययन को। किसको? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को, ना कि आंतरिक संरचना के अध्ययन को। किसको? कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही है, बाकी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा प्रश्नों को। अगला है, मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने एक ही पौधा चुना था, वो था मटर का। ठीक है, मेंडल ने आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए मटर के पौधे को चुना था क्योंकि मटर का जीवन काल कम होता है
और उसमें आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए कुल 7 जोड़ियां भी मौजूद थे। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। मेंडल ने वंशानुगत से संबंधित 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये आपने जो है पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राकृतिक चयन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जिसे कहते हैं, ठीक। यानी जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्षण का वर्णन किया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है किसमें? लाल रक्त कोशिका में, ठीक है। लाल रक्त कोशिका में केंद्र व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में से एक है। यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। वयस्कों में इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में यह प्लीहा तथा यकृत में निर्मित होता है। इसकी आयु 110 से 120 दिन है, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था? तो ये था लाइमार का सिद्धांत, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लाइमार के सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। जैव विकास की परिकल्पना का पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लाइमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इस सिद्धांत के 3 बिंदु थे, कुछ बिंदु हैं जो सुन लीजिए। विकास के दौरान जीवों एवं उनके अंगों के आकार में वृद्धि होगी। यदि किसी जीव में किसी नए अंग के बनने से उसकी उत्तरजीविता बढ़ सकती है, तो उस जीव में उस अंग की उत्पत्ति होती है। अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में पेप्टाइड संश्लेषण होता है? तो वो होता है राइबोसोम, ठीक है। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम की खोज जो है सर्वप्रथम पाइलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। हरित लवक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में जो है ये पाए जाते हैं। राइबोसोम आरबीसी कोशिका को छोड़कर शेष सभी कोशिकाओं में यानी यूकैरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन व अन्य पदार्थों का पाचन करना है। अर्थात भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। इसमें उपस्थित अम्लीय माध्यम के एंजाइम कोशिका में उपस्थित सभी कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, सही है हमारा, ठीक। दूसरा है गुणसूत्र कारक का वाहक है, बिल्कुल सही है। तीसरा है मानव अंग की भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, गलत है। मानव अंग की जो भुजाएं होती हैं पक्षियों के अनुरूप नहीं होती, ठीक। कैसे? मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ये जानते हैं। यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, थोड़ा जान लीजिए। मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके आधुनिक आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। इसी प्रकार जीव गुणसूत्रों की सर्वप्रथम खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। जीव कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जीव गुणसूत्रों पर उपस्थित जिन जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते रहते हैं, अर्थात गुणसूत्र कारक के वाहक होते हैं, जबकि मानव अंगों की भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होती हैं। मटर के पौधों में 7 जोड़ी, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्यों में 23 जोड़ी व मेढक में 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है, तो वंशानुक्रम की इकाई होती है जीन। कौन सी होती है? जीन। ठीक है, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों को धारण करती हैं एवं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, जीन कहलाती हैं। अर्थात जीन एक कोशिका के गुणसूत्रों के भीतर मौजूद डीएनए के खंड होते हैं। आरएनए को प्रोटीन में बदलने के लिए कोड प्रदान करते हैं। मानव शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, इसलिए जीन एक जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। जीन एक साँचा है। जीन वंशानुक्रम की मूलभूत इकाई है जो जैविक लक्षणों को निर्धारित करती है। जीन का सर्वप्रथम नामकरण जोहानसन ने 1909 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में असत्य है? असत्य पूछा है। ठीक है, तो पहला है, मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। सही है। 22 जोड़ी स्त्री पुरुषों में समान होती है, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। यह भी सही है। 23 जोड़ी के स्त्री पुरुषों में असमान होते हैं, जिन्हें एलोसोम कहते हैं। यह भी सही है। पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं। ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्त्री तथा पुरुषों में 22 जोड़ी एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें एलोसोम कहते हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक्स तथा वाई होते हैं, ना कि एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, और जो है पुरुष 23वें जोड़ी का वाई गुणसूत्र ही अगली पीढ़ी के लिए लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य की जातियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है एथनोलॉजी। मनुष्य की जातियों का अध्ययन एथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो पेट्रोलॉजी दिया है, पैरोलॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी में जो है उपास्थि का अध्ययन किया जाता है, जबकि कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ के रचयिता हैं ओपेरिन। कौन है? ओपेरिन है, जिन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताया कि जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी में रासायनिक पदार्थों से हुई है। इसी कारण इस सिद्धांत को रासायनिक संश्लेषणवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम भंडार गृह होते हैं। तो लाइसोसोम भंडार गृह होते हैं जल अपघटनीय एंजाइम के। ठीक है, लाइसोसोम की कोशिका को जो है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें कुछ अम्लीय माध्यम के एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के रोगग्रस्त होने अथवा मृतप्राय होने की अवस्था में कोशिका अंगों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रालेज एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पहचान है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। बच्चकांड कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उच्च श्रेणी पादपों में यह कम पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, होमो सैपियंस का विकास हुआ। तो होमो सैपियन का विकास हुआ था क्रोमैग्नन मानव से। ठीक है, क्रोमैग्नन के जीवाश्म सबसे पहले मकग्रिगर को फ्रांस में क्रोमैग्नन के शिलाखंडों से मिले, इसलिए इसे क्रोमैग्नन कहा गया। आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिलिस मानते हैं। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से जो है 50,000
वर्ष पूर्व की थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, एपिकोलॉजी लिखा है, एपिकोलॉजी को मधुमक्खियों का अध्ययन कहते हैं, बिल्कुल सही है। अर्कनोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, दूसरा गलत है। अर्कनोलॉजी को क्या कहते हैं? मकड़ियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी को कहते हैं उभयचर तथा सरीसृप का अध्ययन, ये भी गलत है। फिर एड्रोलॉजी को कहते हैं पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। ठीक है, एड्रोलॉजी को क्या कहते हैं? पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। शाइनोलॉजी कहते हैं कुत्तों के अध्ययन को। एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट पतंगों के अध्ययन को। और डेंट्रोलॉजी कहते हैं झाड़ियों के अध्ययन को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, सूची को सुमेलित करना है। पैंटियोलॉजी किसे कहते हैं? सॉरी, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं जीवाश्म के अध्ययन को। किसको? जीवाश्म के अध्ययन को। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के कीड़ों के पालन को, सेरीकल्चर कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को। और सोरोलॉजी कहते हैं छिपकली के अध्ययन को। सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं कौन से? तो परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी सही है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। परमाणु की संरचना 3 प्रमुख कणों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनमें से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, बिल्कुल सही है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, तो ये हम बचपन से रटे हुए हैं। ठीक है, ये जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण ऋण आवेशित होते हैं, बीटा कण धन आवेशित होते हैं, कौन सा कथन हमारा सही है? तो दोनों गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि अल्फा कणों में धन आवेश पाया जाता है, जबकि बीटा कणों में ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है, दोनों उल्टा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित, और बीटा कण ऋण आवेशित। ठीक, अगला है, न्यूट्रॉन की खोज निम्न में से किस धातु पर आघात कराकर की गई थी? ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज ऐसी कौन सी धातु है जिस पर आघात कराकर की गई थी? तो वो थी धातु बेरिलियम। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। वर्ष 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार होता है, तो परमाणु का आकार होता है गोलाकार। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए, कौन सी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का वाष्प में बनना, और जो है साथ में पानी में चीनी का घुलना। सब्जी पकाने पर मुलायम हो जाना भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि जो है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, पाश्चुरीकरण यानी पाश्चराइजेशन की क्रिया में दूध को क्या किया जाता है? तो पाश्चराइजेशन की क्रिया में दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। ठीक है, यानी पाश्चराइजेशन एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा दूध को अपेक्षाकृत अधिक समय तक खराब होने से बचाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे? इस प्रक्रिया में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही? पहला कथन हमारा कहता है कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बिल्कुल सही है।
अशुद्धियों से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपूर को गर्म करने पर यह ठोस से वाष्प में बदल जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन। यानी जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गर्म करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर को गर्म करने पर इसी प्रक्रिया के द्वारा यह सीधे वाष्प में बदल जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरा में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव, यानी कोहरे के निर्माण प्रायः ठंडी आर्द्र हवा में होता है। इसमें हवा के भीतर जल के कण उपस्थित होते हैं, इसलिए कोहरे में गैस के में द्रव कोलाइडी तंत्र की अभिव्यक्ति होती है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग होता है? तो वो होता है सभी में, कैंसर के इलाज में, ब्रेन ट्यूमर को नष्ट करने में, पाचन तंत्र का अध्ययन करने में। ठीक है, तो ये सब में रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में संपादित होने वाली क्रिया होती है। तो परमाणु रिएक्टर जिसमें संपादित होती है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी जिस नाभिकीय प्रक्रिया में एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा की विशाल राशि विमुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। जब यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तब नाभिकीय विस्फोट का कारण बनती है, किंतु परमाणु रिएक्टर में इसे नियंत्रित स्वरूप में संपादित कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यामितीय आकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक रैखिक कहते हैं। ठीक, यानी दो परमाणुओं के बीच जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक यौगिक है जिसका ज्यामितीय आकार एक रैखिक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल से संबंधित नहीं है? अम्ल से संबंधित गुण नहीं पूछा है। पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अम्ल प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल। धातु से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, गलत है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये सही है। तो हमारा सी क्यों गलत है? क्योंकि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसकी जगह हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक बनाने में तथा औषधि निर्माण में भी किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, क्षार को अम्ल से अभिक्रिया कराने पर निम्न में से क्या परिणाम होता है? तो परिणाम हमारा निकलता है लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार के जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तब लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ठोस में ठोस का उदाहरण है? तो ठोस में ठोस का उदाहरण होता है तांबा में जस्ता, यानी तांबा की सामान्य अवस्था ठोस है और जस्ता भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। इन दोनों के मिलकर बनने वाली मिश्र धातु ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो धातु तत्व होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम जो है पाया जाता है। मतलब अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है,
किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण है? तो धातु का गुण होता है धातु तन्य होती है। क्या होती है? धातु तन्य होती है। कैसे? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं अघाट्यवर्ध होती हैं, अर्थात इनको पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। ये तन्य होती है, अर्थात इनका तार खींचा जा सकता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे सही हैं। धातु तन्य होती है, धातु का घनत्व उच्च होता है, अघातवर्ध होती है और तन्य होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की क्षार से अभिक्रिया करने पर निम्न में से क्या परिणाम होता है? तो कैल्शियम की क्षार से अगर अभिक्रिया करते हैं तो उसका परिणाम निकलता है कि जो है वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कैल्शियम जो है होता है वो चांदी की तरह सफ़ेद दिखने वाली धातु है, जो प्रायः अन्य धातुओं से मुलायम परंतु शीशे से कड़ी होती है। कैल्शियम क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है हमारा कि तेल की माप बैरल में की जाती है। बिल्कुल सही है, तेल की माप बैरल में की जाती है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? राशि है एक तरफ मात्रक दिया गया है। ठीक है, पहला है पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, मात्रक मोल होता है। लंबाई का मात्रक किलोग्राम नहीं होता है, लंबाई का मात्रक किलोग्राम कैसे हो जाएगा? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, सदिश राशि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सदिश राशि के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा जो है कहता है, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। गलत है, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दोनों अगर साथ में होते तो दोनों सत्य हैं। ठीक है, व्यक्त करने के लिए परिणाम होता है, दिशा है होते हैं, त्वरण एक सदिश राशि है, ये भी सही है, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, साथ में है, परिणाम भी लिखा है, दिशा भी लिखा है और सदिश राशि है, तो मतलब सारे सही हैं, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो यंत्र होता है सोनार। ठीक है, सोनार का प्रयोग जो है प्रयोग करके नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करते हैं। फायदोमीटर में समुद्र की गहराई मापते हैं। सिस्मोग्राफ एक भूकंपीय यंत्र है जिसे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तथा अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का पता लगाते हैं। ठीक है, सबका बता दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दूरी का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है जो है खगोलीय इकाई, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है दूरी के मात्रक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीधी पटरियों पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति कौन सी होती है? तो सीधी पटरियों पे अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसकी स्थानांतरित गति होती है, यानी ट्रांसलेटरल मोशन पे जो है वो ट्रेन होती है। ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है वो ट्रांसलेटरल मोशन पे होती है। जब कोई वस्तु सीधे रेखा में गति करती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। किसी अक्ष के परितः गति को घूर्णन गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर घूमना यानी वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, जैसे लोलक की घड़ी के अपने मध्य स्थिति की दोनों ओर गति करना। तो ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो है
चलती मोटर कार के रुकने पर यात्रियों को आगे झुकना जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार नहीं आता। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। ठीक है, ये प्रथम नियम है। बाकी बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, घोड़ा गाड़ी खींचने पर पीछे धक्का लगना और पानी में नाव चलाते हुए नाविक द्वारा चप्पू से जल पीछे धकेलना, ये तीनों न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति अगर चलता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो है व्यक्ति चल नहीं पाएगा। ठीक है, यानी जो है घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता है। किसी वस्तु या जो है व्यक्ति या वस्तु को गति करने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु के गति की विपरीत होती है। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। किसी पृष्ठ की सतह जितनी चिकनी होती है घर्षण बल उतना कम लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमेशा हमारा जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। इसमें दूध की शुद्धता को मापा जाता है, यह भी सही है। इसमें दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे है अगला प्रश्न, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करता है? तो केंद्र की ओर बल कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के जो उदाहरण होते हैं उसमें पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना, वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, जिसमें सर्कस में मौत के कुएं पर गाड़ी का चलना उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, सही है। पृथ्वी तल से ऊपर से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यह भी सही है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/2 होता है, ये तीसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 होता है, ना कि 1/2। कितना होता है? 1/6। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु को कितनी गति से फेंका जाए वो वस्तु लौटकर पृथ्वी पर ना आए, तो उसकी जो है गति होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ठीक है, यानी किसी पिंड को पृथ्वी के पलायन वेग के मान से फेंका जाए तो वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। किसका? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरना स्वच्छ वातावरण का संकेत है, गलत है। ऑप्शन केवल पहला सही है। अगर जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक जो होता है अगर एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान और वर्षा की संभावनाओं का संकेत होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्वच्छ मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना के संकेत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन हमारा है,
लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर घड़ी सुस्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी तल से लोलक घड़ी को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, ये भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। लोलक का लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो होता है वो बढ़ता है, और लंबाई कम होने पर घटता है। जितने समय में कोई पिंड एक दोलन पूरा करता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, या हमारे कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो सकती है। मनुष्य इन्हें सुन नहीं सकते, कुछ जानवर जैसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ तरंगे दिया है, एक तरफ उपयोग दिया गया है। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है एक्स किरण। एक्स किरणों का प्रयोग राडार में किया जाता है, बिल्कुल सही है। पराबैंगनी किरणें बैक्टीरिया को नष्ट करने में, और रक्त किरणें फोटोग्राफी में। लघु रेडियो तरंगों का उपयोग जो है सिकाई करने में नहीं किया जाता है, बल्कि लघु रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में किया जाता है, जबकि सिकाई करने में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन हमारा कहता है कि पायरोमीटर एक उच्च तापमापी है, बिल्कुल सही है। पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापते हैं, यह भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को माप सकता है। यह प्रकाश किरणों की तीव्रता को मापकर तापमान को मापता है। इस यंत्र से सूर्य का तापमान मापते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बर्फ में अशुद्धि मिलाई जाए तो उसके गलनांक पे प्रभाव क्या पड़ता है? तो उसका जो है गलनांक घट जाता है। ठीक है, स्थिर ताप जो होता है, जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो से जाता है, उस जिस निश्चित ताप पर यह होता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ता है, गलत है। क्यों? क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है, ना कि बढ़ता है। यहाँ जो बढ़ता लिखा है वो उसकी जगह हो जाएगा घटता है। ठीक है, तथा 4 डिग्री के बाद जो है जल का आयतन बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से किन कोशिका का सम्मिलित स्राव जठर रस से नहीं कहलाता है? ठीक है, तो वो होता है जो है ब्रूनर ग्रंथियाँ। ठीक है, आमाशय जो होता है स्टमक की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों को कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। यह ग्रंथियां आमाशय में जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, श्लेष्मा कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं। मुख्य जाइमोजन कोशिकाएं, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित रूप से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं, जबकि ब्रूनर ग्रंथियां जो होती हैं वो आंत का भाग होती हैं। किसका? ये आंत का भाग होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है, जो कि जठर रस का भाग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत लीवर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
तो यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा दूसरा है लीवर में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन से मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीवर में नहीं बल्कि अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन के पहुंचने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन से मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है, साथ ही ये भोजन को अम्लीय बना देता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अल्कोहल। क्या होता है? पायरुविक अल्कोहल। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन का प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है और प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज में संचित ऊर्जा का 4% भाग मुक्त होकर NHDH यानी NADH2 में चली जाती है तथा शेष 96% ऊर्जा पायरुविक अम्ल में संचित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक आवश्यक है? तो प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में आवश्यक होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूलोन है। या रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में विटामिन के की कमी से होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा विटामिन सी के साथ मिलकर श्वसन तंत्र में भाग लेता है? तो वो होता है विटामिन पी। ठीक है, विटामिन पी का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है। यह जल में अम्लीय विटामिन है। ये विटामिन सी के साथ श्वसन तंत्र में भाग लेता है। यह हड्डियों और दांत की वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है। इस विटामिन की कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती हैं। यह विटामिन नींबू, नारंगी इत्यादि फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सोडियम खनिज जो होता है वो मानव शरीर के लिए इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सोडियम खनिज जो है मानव के शरीर के लिए शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकना जो है इसका कार्य नहीं है, क्योंकि वसा जो होता है वो वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प जो है सोडियम के कार्य को इंगित करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में सहायक, पेशियों को संकुचन और कई टिश्यू, रक्त, हड्डियों, दांतों संरचना में भाग लेना। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़े से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फेफड़ों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फेफड़ों से संबंधित जो है ये चारों कथन सही हैं। क्यों? क्योंकि दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा तथा बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। पीछे मैंने बताया दायां फेफड़ा 3 पालियों यानी लॉब्स एवं बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। यह भी सही है। मनुष्य का फेफड़ा हृदय के इधर उधर फैली प्लूरल गुहा यानी प्लूरल कैविटी में उपस्थित होता है। यह भी सही है। और मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ वायुकोश यानी एयर सैक्स या एल्वियोलाई होते हैं। तो हमारा चौथा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बौनापन या भीमकायता के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। यह एक वृद्धि हार्मोन है। इसकी कमी से बौनापन और इसकी अधिकता से भीमकायता रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लैंगरहैंस की कोशिकाओं एवं उनसे स्रावित पदार्थ के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लैंगरहैंस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है स्रावित पदार्थ सही नहीं है। तो पहला है अल्फा कोशिकाएं, जिसमें ग्लूकागोन स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। बीटा कोशिकाएं से इंसुलिन तथा एमाइलिन स्रावित होता है, ये भी सही है। गामा कोशिकाओं से जो है अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है, ये भी सही है। डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटो जो है स्टेटिन जो है स्रावित होता है, क्या होता है, सोमैटो स्टेटिन। ठीक है, स्टेटिन ये स्रावित होता है डेल्टा कोशिकाओं से। और एग्रेलिन स्रावित होता है एमसी लान कोशिका से, किससे, एमसी लान कोशिका से। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर, बायोकार्बोनेट्स के रूप में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारे सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग एवं श्वसन यानी रेस्पायरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है, सही है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, गलत है। ठीक है, और तीसरा है, श्वासोच्छ्वास क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन क्रिया में एंजाइम की उपस्थिति होती है, तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका कला में संपन्न होती है। ठीक है, मनुष्यों में क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इंसुलिन जो होता है वो पाचन एंजाइम नहीं है। इंसुलिन का मुख्य कार्य शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित नहीं होता है आँख की पुतली का संकुचन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मानव शरीर की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार के तंत्रों से निर्मित होता है। एक पहला होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रमुख प्रभाव आँखों की पुतलियों को फैलाना, पसीने के स्राव को बढ़ाना, लाल ग्रंथियों के स्राव को कम करना, हृदय की गति को तीव्र करना, एड्रेनल के स्राव को बढ़ाना, पाचन ग्रंथियों के स्राव को रोकना, रोंगटे खड़े करना, श्वसन दर को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना आदि हैं। इसके अलावा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव आँख की पुतलियों को सिकोड़ना, पसीने के स्राव को कम करना, लार ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना, हृदय की गति को कम करना, एड्रेनल के स्राव को कम करना, पाचन ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाना, रक्त दाब को कम करना और श्वसन दर को कम करना आदि है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो मस्तिष्क से संबंधित इसमें जो रोग दिए गए हैं उसमें जो है डिसलेक्सिया जो है मस्तिष्क से नहीं, डिसलेक्सिया नहीं, सॉरी, पाइगट्स रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। पाइगट्स रोग होता है हड्डी से संबंधित। ठीक है, किससे होता है, हड्डी से संबंधित। इसमें जो है
हड्डियां जो है पतली और कमजोर हो जाती हैं, बल्कि डिसलेक्सिया, सेरिब्रस पाल्सी और पार्किंसन तीनों मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पीला रंग जो होता है मूत्र का, वो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इसमें जो है पीले मूत्र में जो है यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है, जो कि एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो आरबीसी के तेजी से बनने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो अगर मान लीजिए रुधिर निकाला जाता है तो उसको जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। तो हमेशा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन कहता है कि ध्वनि तरंगे जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ना कि अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, कारण कहता है जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कथन गलत है और कारण सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा है। पहला है जो है कि लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी ने खोज की थी। एक्स किरण की खोज हर्सेल ने नहीं की थी, बल्कि एक्स किरण की खोज रॉन्जन ने की थी। किसने? रॉन्जन ने की थी एक्स किरणों की खोज। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने की थी। ये सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सी विशेषता परिवर्तित नहीं होती है? तो ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, इसलिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा अनुदैर्ध्य तथा तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, जबकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्वनि का कौन सा गुण ध्वनि को तीक्ष्ण यानी श्रील बनाता है? तो ध्वनि का जो गुण होता है वो तीक्ष्ण बनाता है, वो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि का तारत्व जो है, इसमें तारत्व नहीं दिया है, तारत्व जो है वो ध्वनि को तीक्ष्ण तथा मोटा बनाता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनाद यानी रेजोनेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होती है। ठीक है, यानी अनुनाद में प्रणोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति से स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होती है। रेडियो यंत्र अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल जो है एल्यूमिनियम जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें सर्वाधिक होगी। ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा द्रव की अपेक्षा ठोस में अधिक होती है। जो विकल्प दिए गए हैं इनमें एल्यूमिनियम में सबसे अधिक और वायु में सबसे कम होगी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तियों के स्वर में अंतर का प्रमुख कारण क्या होता है? तो विभिन्न व्यक्तियों के स्वर में अंतर का प्रमुख कारण होता है सन्नादी स्वरक। क्या होता है? सन्नादी स्वरक। किसी ध्वनि में मूल यानी प्रधान तथा सन्नादी यानी अन्य स्वरक दो प्रकार के स्वरक होते हैं। सन्नादी स्वरक की मात्रा मूल स्वरक की 2-3 गुनी होती है तथा इनकी मात्रा की विभिन्नता के कारण स्वर का रूप बदल जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मानव आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है आइरिस द्वारा। ठीक है, क्या होता है कि मानव आंख में जाने वाले प्रकाश
की मात्रा को आयरिस नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, जबकि अंधेरे में या कम प्रकाश में यह स्वतः बढ़ जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल और हरा प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग बनता है? तो लाल और हरा अगर मिला दिया जाए तो ये बनेगा पीला। ठीक है, लाल और हरा प्राकृतिक रंगों के मिश्रण से पीला द्वितीयक रंग बनता है, जबकि लाल और नीला के मिश्रण से मैजेंटा तथा हरा और नीला के से पीकॉक नीला द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के प्रकाश के रंगों के अपवर्तनांक यानी तरंग दैर्ध्य और चाल के संबंध में क्या असत्य है? ठीक है, क्या असत्य है पूछा है। पहला है, पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक सबसे कम तथा लाल रंग की चाल और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य चाल सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा हमारा असत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश तरंगों की किस विशेषता का उदाहरण है? तो ये होती है उपयुक्त में से कोई नहीं जो दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण होता है, एक जो है व्यतिकरण। ठीक है, यानी साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्य डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो उसका कारण होता है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण है अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष अनुवांशिक होता है? तो इसमें से जो है वर्णांधता जो होती है वो अनुवांशिक होती है। ठीक है, वर्णांधता एक अनुवांशिक दृष्टि दोष रोग होता है जो रेटिना की शंक्वाकार कोशिकाओं के दोषों पर निर्भर करता है। इसके कारण व्यक्ति की हरा और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष की कौन सी विशेषता होती है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषता होती है 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। यानी जब वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जबकि जब सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी में किस प्रकार के सेल का प्रयोग होता है? तो विद्युत घंटी में प्रयोग होता है लेक्लांसे। ठीक है, विद्युत घंटी में लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे यंत्रों में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़ी देर के लिए विद्युत धारा की जरूरत होती है। ठीक, अगला है, किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसी चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि ताप बढ़ने से अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत भूतार यानी अर्थ किस रंग का होता है? तो उसका रंग होता है हरा। ठीक है, कौन सा होता है? हरा। घरेलू विद्युत उपयोग में होने वाले तार जो है, जो विद्युन्नाम में तार होता है वो लाल रंग का होता है, उदासीन काला रंग का होता है और भूतार हरे रंग का होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदर्श आमीटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका विद्युत प्रतिरोध होता है 0। ठीक है, धारा मापी के समानांतर क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। इसकी सहायता से
विद्युत धारा का मान एम्पियर में मापा जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु शुद्धिकरण की क्रिया में अशुद्ध धातु किस पर रखी जाती है? तो अशुद्ध धातु रखी जाती है एनोड पर। ठीक है, यानी धातु शुद्धिकरण की क्रिया में शुद्ध धातु का कैथोड तथा अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध किसमें होता है? तो न्यूनतम विशिष्ट प्रतिरोध होता है चांदी में। किसमें? चांदी में। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।